स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा भाषा के विषय में पढ़ा था। आज हम भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण को पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार वर्णों के सृजन किया गया, किस प्रकार वर्णों को व्यवस्थित कर एक वर्णमाला का निर्माण करा। तो आज की क्लास में हम लोग वर्णमाला को पढ़ने वाले हैं। वर्णमाला की छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी सभी प्रकार की इकाइयों को पढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत और आज की क्लास की शुरुआत हम लोग वर्णमाला से करेंगे। लास्ट की क्लास अगर आपने नहीं देख रखी है तो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको आगे की क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। आज का जो टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है वर्णमाला। वर्णमाला को पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने भाषा को पढ़ा था। अगर भाषा की बात करें तो भाषा संस्कृत की भास धातु से मिलकर बना है और इस भास धातु के अगर अर्थ की बात करें तो इस भास धातु का अर्थ होता है बोलना, कहना, अभिव्यक्ति करना। बोलना, कहना और अभिव्यक्ति करना। मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने के लिए हमें जिस माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसे भाषा कहते हैं। अगर हम बात करें भाषा किससे मिलकर बनी है, तो भाषा वाक्य से मिलकर बनी है। अगर बात करें वाक्य किससे मिलकर बने हैं, तो वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। और अगर शब्द की बात करें, तो शब्द हमारे वर्ण, अक्षर या फिर ध्वनि आदि से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है। जब हम वर्णों, अक्षरों और ध्वनियों के सार्थक क्रम को व्यवस्थित करते हैं, तो उस सार्थक क्रम से शब्द का निर्माण होता है। जब शब्दों के सार्थक क्रम को व्यवस्थित करते हैं, तो उससे वाक्य का निर्माण होता है और जब वाक्यों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है? भाषा का निर्माण होता है। तो आज भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई वर्ण, अक्षर और ध्वनि को पढ़ने वाले हैं और जहाँ पर वर्ण, अक्षर और ध्वनियों को व्यवस्थित कर दिया गया, उन्हें क्रमबद्ध कर दिया गया, उसे हम लोगों ने वर्णमाला का नाम दिया। तो आज की क्लास की शुरुआत वर्णमाला से करेंगे कि किस प्रकार वर्णमाला का सृजन हुआ, किस प्रकार छोटी-छोटी इकाइयों को जोड़कर एक व्यवस्थित वर्णमाला को तैयार किया गया। उससे पहले हम लोगों को 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आज जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, उस हिंदी की जो माता हैं या जननी है, वो संस्कृत है। संस्कृत के बाद ये क्रम बढ़ा था, जिसे हम लोगों ने पाली के रूप में जाना। पाली के बाद जो अगला क्रम है, वो है प्राकृत। प्राकृत के बाद जो अगला क्रम है, वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जो अगला क्रम है, वो है अवहट्ट। अवहट्ट के बाद जो अगला क्रम है, वो है पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी के बाद जो अगला क्रम है, उसका नाम दिया गया आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी। अगर हम बात करें संस्कृत, संस्कृत एक कठिन भाषा के रूप में जानी जाती थी। जो संस्कृत है, वो देवों की भाषा है। अधिकांश जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन धर्म में, वो सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। चाहे हम वेदों की बात कर लें, चाहे उपनिषदों की बात कर लें, चाहे वेदांगों की बात कर लें, इन सभी की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। संस्कृत भाषा अपने आप में अनूठी विशेषता को समेटे हुए थी। ये बहुत जटिल भाषा के रूप में जानी जाती थी और आपने भाषा की विशेषताओं में लास्ट क्लास में पढ़ रखा है कि भाषा हमेशा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है। तो अब दौर आया भाषा को सरल बनाने का, ताकि भाषा सामान्य जनमानस तक पहुंच सके, हर सामान्य व्यक्ति उस भाषा के महत्व को समझ सके, अपने विचारों को दूसरे के विचारों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे के विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करे। तो भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करेगी और इसी गमन में भाषा अपने नए नए रूपों में पहचानी जाएगी, नए नए नामों से जानी जाएगी। अगर हम बात करें संस्कृत के बाद जो भाषा का सरलतम रूप होगा, वो पाली होगा। पाली के बाद जब भाषा सरल होगी तो प्राकृत आएगी। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी के बाद वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो भाषा का सबसे सरलतम रूप है आधुनिक हिंदी। आगे चलकर ये भाषा और सरल होने वाली है। जैसा आपने इंग्लिश को भी भाषा के रूप में पढ़ रखा होगा, शुरुआती दौर में बड़े-बड़े शब्दों का प्रयोग किया जाता था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, स्वीट ड्रीम्स, और आज आप मैसेज में बहुत शॉर्ट फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं और दूसरा व्यक्ति आपके विचारों को बहुत आसानी से समझ पाता है। तो ध्यान से समझिए, जब आप छोटे थे तब आपने पूरी-पूरी स्पेलिंग्स को याद किया था, तो वो कठिन भाषा के रूप में जानी गई
और आज आप उसका सरलता से प्रयोग कर रहे हैं, जिससे आप अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचा पा रहे हैं और दूसरा आपके विचारों को बहुत आसानी से समझ भी पा रहा है। तो ये भाषा की विशेषता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर गमन करती है और सामान्य जनमानस को आसानी से समझ में आ जाती है। तो संस्कृत देवों की भाषा रही, कठिनता से परिपूर्ण थी, सामान्य जनमानस इसे पढ़ समझ नहीं पा रहे थे, तो भाषा ने अपने सरलतम रूप में गमन करने की शुरुआत करी और पाली प्राकृत अपभ्रंश होते होते इस सफर को जो अंतिम सफर पर पहुंची, जो वर्तमान समय में आधुनिक हिंदी के रूप में जानी गई। अब ये भाषा है, तो भाषा हम बोल पा रहे हैं, तो भाषा को बोलने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी और व्याकरण का मतलब भाषा है क्या? तो भाषा वाक्यों से मिलकर बनी है, वाक्य शब्द से मिलकर बने हैं और शब्दों की बात करें तो शब्द, वर्ण, अक्षर या ध्वनियों का जो सम्मिलित रूप है उसे कहा गया। तो कहीं न कहीं अगर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत भी स्वयं में एक भाषा है। अब ये भाषा है तो इसका स्वयं का व्याकरण तो होगा ही होगा। तो आइए जानते हैं, सर्वप्रथम ये जो संस्कृत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो आपने भगवान शिव का नाम सुना होगा। भगवान शिव ने जब नृत्य किया तो उस मुद्रा को नटराज कहा गया। उस नटराज मुद्रा में भगवान शिव ने डमरू को बजाया और उस डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली। तो भगवान शिव को याद रखेंगे। भगवान शिव ने नृत्य किया, डांस किया, जिसे आप लोग कई बार तांडव के रूप में भी जानते हैं। उस नृत्य में भगवान ने जिस मुद्रा को धारण करा, उस मुद्रा को नटराज कहा गया। आप नटराज के पेंसिल बॉक्स को ज़रूर सुना होगा, आपने ज़रूर यूज़ किया होगा। उसमें देखिएगा, एक चक्राकार मुद्रा में भगवान शिव एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे हुए खड़े हुए हैं और डमरू का बजा रहे हैं। तो जब भगवान शिव ने नृत्य किया और डमरू बजाया, क्या बजाया बेटा? डमरू बजाया, तो डमरू से कुछ ध्वनियाँ निकली, कुछ ध्वनियाँ निकली और इन्हीं ध्वनियों को इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने का काम एक वैयाकरण हुए, पाणिनि, व्याकरण के ज्ञाता हुए पाणिनि। उन्होंने भगवान शंकर के डमरू से निकलने वाली ध्वनियों को व्यवस्थित करा, इकट्ठा करा, एकत्र करा और उन्होंने वर्णमाला बनाई। क्या बनाई बेटा? वर्णमाला बनाई। और यह जो वर्णमाला थी, ये संस्कृत की वर्णमाला थी। किसकी वर्णमाला थी? संस्कृत की वर्णमाला। और इस वर्णमाला का वर्णन पाणिनि ने अपने संस्कृत व्याकरण के पहले ग्रंथ अष्टाध्यायी में किया। किसमें किया था बेटा? अष्टाध्यायी में किया था। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात फिर से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संस्कृत जो भाषा है वो देवों की भाषा है। भगवान शिव का नाम आपने जरूर सुन रखा होगा। भगवान शिव ने नृत्य किया और नृत्य में जिस मुद्रा को अपनाया उस मुद्रा को नटराज कहा गया। भगवान शिव नृत्य करते समय डमरू को बजा रहे थे और डमरू से जो ध्वनियां निकली, उन्हीं ध्वनियों को व्यवस्थित करने का काम करा पाणिनि ने। और पाणिनि ने जब उन ध्वनियों को व्यवस्थित करा तो उन ध्वनियों को इकट्ठा कर उन्होंने वर्णमाला बनाई और वर्णमाला का वर्णन उन्होंने किस पुस्तक में किया? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी को संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। अब ये जो वर्णमाला है, इस वर्णमाला में है क्या? इस वर्णमाला में माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्र हैं, जिनकी संख्या 14 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 14। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि जो अष्टाध्यायी में वर्णमाला का वर्णन किया गया है, उसमें वर्णमाला को इन्होंने 14 सूत्रों में व्यवस्थित किया है और उन सूत्रों को क्या कहा गया है बेटा? माहेश्वर सूत्र के नाम से जाना गया है। आ और चा, अच तक इसमें अगर हम बात करें, 1 से लेकर 4 तक की अगर हम बात करें, तो 1 से 4 तक जो हैं वो स्वर हैं और अगर हम बात करें 4 से लेकर 14 तक, इसमें वर्णों का यानी व्यंजनों का वर्णन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। अब जो संस्कृत है, आगे चलकर संस्कृत सरल हुई और संस्कृत आगे किस रूप में जानी गई? आधुनिक हिंदी। तो यही संस्कृत की वर्णमाला, जिसे माहेश्वर सूत्र के रूप में भी जाना गया, इसे ही सरल किया गया और इसी से हिंदी वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। तो संस्कृत वर्णमाला जो अष्टाध्यायी में वर्णित है, जिसके रचनाकार पाणिनि है, और उसी वर्णमाला को जब सरल किया गया तो उसी वर्णमाला को हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला के रूप में जाना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या? चलिए देखते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला होती क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित
समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्णों को व्यवस्थित किया गया और व्यवस्था का आधार क्या था? उच्चारण स्थान आधार हुआ। यही हिंदी की अनूठी वैज्ञानिकता है। अगर आप इंग्लिश भाषा में देखें तो इंग्लिश भाषा में पूरे वर्णमाला में अगर आप देखें तो स्वरों और व्यंजनों को मिक्स कर दिया गया है। आपको अलग से पहचानना पड़ेगा कि 5 वॉवेल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। जबकि हिंदी की स्वयं की अनूठी विशेषता है, इसमें स्वरों को अलग स्थान दिया गया है और व्यंजनों को अलग स्थान दिया गया है। और इसकी वैज्ञानिकता को अभी आगे की क्लास में हम और अच्छे से समझने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। अगर हम बात करें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं, वो कितने बताए गए हैं? 52 वर्ण बताए गए। तो अगला पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है बेटा? 52 है। अगर हम वर्णों का विभाजन करें तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 क्षेत्र बताए गए हैं, 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं बहुत आसानी से। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे वर्ण। हिंदी में अगर वर्णों की बात करें तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 बताई गई है और जब इन्हीं वर्णों को व्यवस्थित किया गया तो उससे वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। अगर हम बात करें कि हिंदी में जो वर्ण है वो किन 2 आधारों पर बांटे गए, तो पहले आए स्वर। पहले क्या आए बेटा? स्वर आए। और दूसरे कहलाए व्यंजन। दूसरे व्यंजन कहलाए। अगर स्वरों की संख्या की बात करें तो स्वरों की कुल संख्या 13 है और व्यंजनों की अगर कुल संख्या की बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। कालांतर में ये स्वरों का भी विभाजन हुआ और ये स्वर जो थे ये 2 भागों में विभाजित किए गए। पहले आए मूल स्वर, मूल स्वर आए और दूसरे क्रम में आए अयोगवाह। अयोगवाह। वर्णों की संख्या 52 थी। वर्णों को 2 आधारों पर विभाजित किया गया। पहला आए स्वर और दूसरा आए व्यंजन। अगर स्वरों की बात करें तो स्वरों की कुल संख्या जो थी वो स्वरों की कुल संख्या हम लोगों ने 13 देखी। और अगर हम लोग बात करें व्यंजन तो व्यंजनों की अगर हम कुल संख्या की बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या हम लोगों ने कितनी देखी? 39। उसके बाद मूल स्वरों की अगर कुल संख्या देखें तो मूल स्वरों की जो कुल संख्या है वो बताई गई 11। और वहीं अगर अयोगवाह की संख्या देखें तो अयोगवाह की संख्या बताई गई कितनी बेटा? 2 बताई गई। अब ये मूल स्वर कौन-कौन से हैं? तो आपने बचपन से पढ़ रखा होगा। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 मूल स्वरों की श्रेणी में रखे गए हैं। अगर हम प्रारंभ में बात करें तो प्रारंभ में अगर हम बात करें तो प्रारंभ में मूल स्वरों की संख्या 14 हुआ करती थी बेटा। कितनी हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। 3 स्वर को हटा दिया गया। एक आपने लिरि सुना होगा, फिर ये दूसरा था। और अगर तीसरे की बात करें तो ये 3 जो स्वर थे ये पहले हिंदी वर्णमाला का भाग हुआ करते थे, किंतु अब इन्हें हटा दिया गया है। तो पहले जो 14 हुआ करते थे, 14 मूल स्वर हुआ करते थे, तो उन 14 मूल स्वरों में 3 स्वरों को हटा दिया गया। तो अब 11 मूल स्वर बचे हैं। अब अयोगवाह की श्रेणी में आ जाते हैं। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह को कहा गया अंग और आह। अंग और आह को क्या कहा गया? अयोगवाह। अयोगवाह ना तो स्वरों की श्रेणी में रखे जाते हैं और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार अयोगवाह को परिभाषित किया गया और कहा जो योग ना होने पर भी, योग ना होने पर भी साथ रहें, जो योग ना होने पर भी साथ रहें, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? अयोगवाह। और अगर इनकी संख्या की बात करें बेटा तो इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 2 मानी जाती है। ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का वक्तव्य है जिसे आपको याद रखना होगा कि अयोगवाह उन्हें कहा जाता है जो योग ना होने पर भी साथ रहें, उन्हें क्या कहा जाएगा? अयोगवाह।
इनकी संख्या कितनी है? 2, पहला अंग और दूसरा क्या है? आहा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं वर्ण। तो वर्ण से पहले हम लोगों ने वर्णमाला देखा। वर्णमाला किसे कहा गया? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 बताई गई। 52 का विभाजन किया तो पहला विभाजन आया स्वर और दूसरा क्या आया? व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक होता है, जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। कुल स्वरों की संख्या की बात करें तो 13 मानी गई। फिर स्वरों का भी विभाजन किया गया, जिसमें पहले आए मूल स्वर, जिनकी संख्या 11 बताई गई वर्तमान में। अगर पहले बात करें तो मूल स्वरों की संख्या 14 हुआ करती थी। ये 3 स्वर और भाग हुआ करते थे, किंतु इनका प्रयोग बहुतायतता में संस्कृत भाषा में किया गया, जिसके कारण इन स्वरों को हिंदी वर्णमाला के स्वरों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब स्वर 11 14 में 3 चले गए, बेटा कितने बचे? 11 बचे। इसके बाद अयोगवाह। अयोगवाह की संख्या 2 बताई गई, अंग और आहा। तो अयोगवाह थे क्या? जो योग ना होने पर भी साथ रहें, उन्हें क्या कहेंगे? अयोगवाह। ये वक्तव्य किसने कहा? ये वक्तव्य कहा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे छोटी क्लासों में कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। अगर कुल व्यंजनों की संख्या की बात करें तो कुल व्यंजनों की संख्या बेटा 39 है। अगर हम बात करें व्यंजन किसे कहेंगे, तो जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो। किसकी सहायता से हो? स्वरों की सहायता से हो, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बेटा? व्यंजन कहेंगे। और व्यंजनों की अगर कुल संख्या की बात करें तो व्यंजनों की जो कुल संख्या है वो 39 है। चलिए आइए व्यंजनों का भी विभाजन कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि व्यंजनों में हम कौन कौन से व्यंजन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन पढ़ेंगे बेटा? स्पर्श व्यंजन। फिर इसके बाद जो अगला व्यंजन है वो आएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बाद जो अगला व्यंजन आएगा उसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद जो अगला व्यंजन आएगा उसे कहेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के बाद जो अगला व्यंजन आएगा उसे कहेंगे द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्वि का मतलब बेटा दो, जो वर्णमाला में दो प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करे, ऐसे व्यंजनों को हम लोग किस संज्ञा में रखेंगे? द्विगुण व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? द्विगुण व्यंजन। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को समझ लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या बेटा 25 बताई गई और ये होते हैं का से मां तक। का से मां तक जो व्यंजन होते हैं उन्हें क्या कहा गया? स्पर्श व्यंजन कहा गया और इनकी कुल संख्या अगर हम बात करें तो 25 बताई गई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बेटा 4 बताई गई। कितनी बताई गई? 4। आपने नाम सुन रखा होगा या, रा, ला, वा। ये 4 व्यंजन हैं जो कि अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में रखे जाएंगे। अगले जो व्यंजन है उन्हें कहा ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 है। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या भी 4 है। सा, सा, सा और हा। अभी इनको बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। बहुत आराम से पढ़ेंगे, लगभग 5 से 6 क्लासों में आपकी ये वर्णमाला खत्म होगी। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको कहीं से भी वर्णमाला पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को आप मान लें। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की भी संख्या 4 बताई गई। कौन कौन से हैं? तो आपने नाम सुना होगा छ, त्र, ज्ञ और ये स्रा। ये 4 व्यंजन हो गए जिन्हें संयुक्त कहा गया। अगर द्विगुण की बात करें तो द्विगुण में ये आ जाएंगे डा और ढा। तो ये कुल व्यंजन थे जिनकी संख्या हम लोगों ने कितनी देखी बेटा? 39 देखी। एक बार देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन का से मां तक 25 हो गए। अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए तो 25 4 29। 29 के बाद ऊष्म 4 हो गए, 29 4 33। संयुक्त 4 हो गए, 33 और 4 37। और बेटा द्विगुण हो गए 2, डा और ढा, तो हो गए 39। अभी इसके बाद वर्णमाला को खत्म करने के बाद जब हम लोग लगभग 100 से 150 क्वेश्चंस को लगाएंगे तब हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। कहां पर व्यंजन 13 बताए गए, कहां 11 बताए गए, सॉरी कहां पर स्वर 13 बताए गए, कहां स्वर 11 बताए गए, कहां व्यंजन 33 बताए गए, कहां व्यंजन 39 बताए गए। इन सभी प्रकार के डाउट्स को हम लोग वहां पर क्लियर करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो ये थे व्यंजन। व्यंजन में आपने अंतस्थ देख लिए, ऊष्म देख लिए, संयुक्त देख लिया, द्विगुण देख लिए।
केवल आपने स्पर्श व्यंजन नहीं देखे हैं जिनकी संख्या 25 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है बेटा? 25। तो अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन कितने हैं, कोई पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कितनी है बेटा? 25। कोई पूछे कहाँ से कहाँ तक है, तो बता दीजिएगा आप का से माँ तक जो व्यंजन है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया। क्या कहा गया बेटा? स्पर्श व्यंजन कहा गया। उसमें व्यंजन 4 थे, संयुक्त 4 थे, अंतस्थ 4 थे बेटा, और द्विगुण कितने थे? 2 थे। कौन कौन से हैं स्पर्श व्यंजन? तो अभी हम लोग देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन। व्यंजनों की पहली श्रेणी है स्पर्श व्यंजन। अगर इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 25 है। सबसे पहले आपने देखा होगा का, खा, गा, घा, अणा। फिर आपने देखा होगा चा, छा, जा, झा, इया। फिर आपने देखा होगा टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर आपने देखा होगा ता, था, दा, धा, ना। पा, पा, बा, भा, और ये हो गए मा। देख लीजिए ये 25 व्यंजन हैं जिन्हें हम लोगों ने स्पर्श व्यंजन कहा। और इस प्रकार कुछ व्यंजनों की संख्या हम लोगों ने कितनी देख ली बेटा? 39 देख ली है। अगर कुल व्यंजनों की बात करें तो 39 हो गए। और आप पूरा कालक्रम देख चुके हैं किस प्रकार हिंदी की वर्णमाला की उत्पत्ति हुई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात ज़रूर समझ में आई होगी। ध्यान से देख लें, ये वर्ग में बनते चले जा रहे हैं व्यंजन जिनकी संख्या कुल कितनी बताई गई है? 25 बताई गई है। आप देख सकते हैं 5-5 का ये वर्ग है। और स्पर्श व्यंजन सबसे पहले हम लोगों ने देखे कितने हो गए? 25। ये एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन था, एक छोटी-सी क्लास थी। अगली क्लास में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, स्वरों के सभी प्रकारों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती चली जाएगी। आप इस प्लेलिस्ट और इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिए ताकि आप बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी हिंदी को कंप्लीट करें। ये किसी भी स्तर के एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त होगी। आप किसी भी स्तर का एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें और व्याकरण से संबंधित प्रश्नों के अगर पूछे जाने की संभावना होगी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे प्रश्नों को करने में सक्षम होंगे। तो अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।